जिस जनरेशन के बारे में हमेशा कहा जाता है ये तो बस फोन में लगे रहते हैं, इनसे कुछ बनने वाला नहीं है, आज उसी जनरेशन ने, उसी जेनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। उसी जेनजी से डरकर प्रधानमंत्री को इस तरह टोकरी में बैठकर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा और उसी जेनजी ने कई करप्ट मिनिस्टरों को भगा भगा कर मारा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, ये टिकटॉक या फेसबुक बैन की बात पर नहीं थी। और जैसे कि कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर छाप रहे हैं कि नेपाल की जेनजी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो क्या इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ या फिर ये एक लंबे गुस्से का नतीजा था, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का और नेताओं की मनमानी का? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या नेपाल की जेनजी को हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर कुछ और। And they want to control us just like a dictator. नेपाल का हाल समझिए, 14 साल पहले मोनार्की खत्म करके वहां डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद हालत नहीं बदले। नेताओं की आपसी लड़ाई, करप्शन और पावर की खींचतान कभी खत्म नहीं हुई। 2015 का भूकंप याद है, 9000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया पैसा कहाँ गया? बड़ा हिस्सा घोटालों में गायब हो गया, जनता टेंट में रही और नेता लग्जरी गाड़ियों में घूमती रही। अब सोचिए ऐसी हालत में जब नवंबर 2023 में सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सारे प्लेटफॉर्म बैन कर दिए, तो गुस्सा क्यों ना फूटे? सरकार ने कहा कंपनीज को नेपाल में ऑफिस खोलना होगा, टैक्स देना होगा और डाटा हमें देना होगा। किसी ने भी ये शर्त नहीं मानी, इसलिए टिकटॉक को छोड़कर सभी एप्स को बैन कर दिया। अब इमेजिन कीजिए, जिस जनरेशन का पूरा जीवन ऑनलाइन है उनका कनेक्शन ही काट कर दिया गया। युवाओं को लगा ये सिर्फ बैन नहीं है, ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई है। और अब नेपाल में भी नॉर्थ कोरिया की तरह डिक्टेटरशिप शुरू हो गया है। फिर आया 8 सितंबर 2025, काठमांडू की सड़कों पर हजारों छात्रों और युवा उतर आए। मेजोरिटी थे जेनजी। किसी ने हाथ में किताबें पकड़ी थी, किसी ने हाथ में प्ले कार्ड ले रखा था जिसमें लिखा था वी वांट फ्रीडम नॉट साइलेंस। प्रोटेस्ट पूरी तरह पीसफुल था, लेकिन पुलिस ने पहले वाटर कैनन, फिर टीयर गैस और रबर बुलेट्स चलाए और अचानक असली बुलेट्स भी चला दी, जिससे कम से कम 19 छात्र मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए और मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। बस यही से हालत बेकाबू हो गई। खबर पूरे देश में फैल गई। पोखरा, बुटबॉल, भरतपुर, दमक, हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि गुस्सा इतना क्यों था? कारण सिंपल है, नेपाल के युवा सालों से परेशान थे। बेरोजगारी इतनी थी कि हर 5 में से एक युवा जॉबलेस है। नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ विदेशों में और आम जनता के बच्चे गल्फ देशों में मजदूरी करते हैं। हजारों युवक तो रशिया यूक्रेन वार में भी चले गए क्योंकि नेपाल में रोजगार का कोई ऑप्शन ही नहीं था। महंगाई बढ़ती गई, इनकम वही रही। लोगों को लगने लगा अब खोने का तो कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट के पोस्टर सब कुछ कह रहे थे, गुच्ची बैग्स फॉर देम, कॉफिन फॉर आस, नेपो किड्स लिव इन लग्जरी, वी लिव इन पॉवर्टी। टिकटॉक और इंस्टा पर लीडर्स के बच्चों की फॉरेन ट्रिप्स और आम नेपाली मजदूरों की जिंदगी का कंपैरिजन वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबी दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। अब ये मूवमेंट सिर्फ टिकटॉक या फेसबुक का ही नहीं रहा, ये बन गया सिस्टम के खिलाफ यूथ रेवोल्यूशन। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट फैले, हिंसा भी बढ़ती गई। संसद भवन और पीएम रेसिडेंस पर आग लगा दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर को भीड़ ने पकड़कर पीटा, कई पुलिस स्टेशन जला दिए गए। और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी, जबकि उनकी पत्नी घर के अंदर थी और जलकर मर गई। हालात इतने खराब हो गए कि कम से कम 51 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 9 सितंबर को पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। 12 सितंबर को नेपाल की पहली महिला इंटरिम पीएम सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट भंग कर दी और 5 मार्च 2026 को नए चुनाव की घोषणा कर दी। और जनता की सबसे बड़ी मांग सोशल मीडिया बैन आखिरकार हटा लिया गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इतना काफी है? क्या सिर्फ बैन हटाना और नए चुनाव यूथ को सेटिस्फाई कर देगा? जवाब साफ है, नहीं। नेपाल के यूथ अब साफ गवर्नेंस चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, रोजगार के मौके चाहते हैं और सबसे जरूरी, सदियों से सत्ता पर बैठे चुनाव के नेताओं की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कुछ ग्रुप्स मोनार्की की वापसी का बात कर रहे हैं, लेकिन असली सॉल्यूशन डेमोक्रेसी के अंदर ही निकलेगा। नेपाल आज पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गया है। जब लीडर्स अपनी जनता की आवाज इग्नोर करते हैं, जब करप्शन और नेपोटिज्म चरम पर होता है, तो एक जेनजी रेवोल्यूशन सब कुछ बदल सकता है। अब देखना यह है कि ये बदलाव नेपाल को एक नई दिशा देता है या फिर इसे और अंधेरे में धकेल देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।